अच्छा, तो इसके पहले आप जहाँ पे भी कोचिंग जाते थे आपको बैलेंसिंग का कुछ सिखाया है, कोई तरीका बताया है कुछ कैसे करते हैं बैलेंसिंग? कैसे, मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड बताई उन्होंने कि? हाँ, और कुछ बताया? और बस ऐसे हिट एंड ट्रायल बताया है ना? वो सेम करना है, हाँ, वो काउंट करके सेम दोनों साइड सेम करना होता है बैलेंसिंग में, ठीक। और इसका कोई पर्टिकुलर तरीका बताया कैसे करते हैं? नहीं, बस हिट एंड ट्रायल की देख लो इधर कितने देख, ठीक। देखो, बैलेंसिंग का एक अच्छा सा रूल बताता हूं। पहले जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसमें पहले सबसे पहले किसको बैलेंस करो? मेटल्स को। जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दी है उसमें पहले जो भी मेटल्स हैं RHS और LHS में दोनों साइड सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस कर लो। मेटल बैलेंस हो जाए उसके बाद जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको बैलेंस कर लो। उसके बाद जब ये दोनों बैलेंस हो जाए तो थर्ड पॉइंट पे ऑक्सीजन बैलेंस करो, जितनी भी ऑक्सीजन है LHS RHS में उनको बैलेंस करो, और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करो। इस स्टेप को लाइन बाय लाइन करोगे तो बैलेंसिंग में इक्वेशन में कोई भी चीज छूटेगी नहीं, क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पांचवी चीज तो कुछ और होती नहीं है। तो इनको ऑर्डर से मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन इतनों को ही बैलेंस कर लोगे ना तो आपको 90% ऑफ टाइम हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ केमिकल इक्वेशंस है जो कि बैलेंस्ड नहीं है, उनको अपने को बैलेंस करना है, ठीक है, साथ में करते जाएंगे। पहले एग्जांपल में अपन इक्वेशन लिखते हैं, KNO3 potassium nitrate reacts with H2CO3 to form K2CO3 plus HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना। अभी ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है। कहां से शुरू करना है? पहले मेटल से। देखो इक्वेशन में पहले पहले मेटल्स क्या है, तो पोटेशियम, पोटेशियम एक मेटल है। RHS में देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 1। यहाँ पे कितने पोटेशियम है? 2। मतलब मुझे इधर भी 2 पोटेशियम चाहिए, तो इधर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गए और यहाँ पे भी 2 पोटेशियम हो गए, मेटल बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल कौन सा है यहाँ पे? नाइट्रोजन और कार्बन, है ना। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 1। यहाँ पे भी कितने नाइट्रोजन है? 1। नाइट्रोजन बैलेंस है। दूसरा नॉन मेटल देखो, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, नॉन मेटल्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक। इसके बाद क्या चेक करना है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 3 और 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9। LHS में यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है? 3 और 3 कितनी? 6 है। मुझे इधर कितनी चाहिए? 9 चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? देखो पोटेशियम बैलेंस्ड है तो इधर मैं कुछ करूंगा नहीं, यहां पे अगर मैं 2 लगा दूं तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है? 3 और 3 इंटू 2 6, 6 और 3 9, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन को देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, हो गई बैलेंस, हो गई इक्वेशन बैलेंस। कहीं दिक्कत? देखो वापस से चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 2, इधर भी 2 पोटेशियम हो गए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गए। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो लाइन से सब बैलेंस हो गया और कुछ मिस भी नहीं हुआ, ठीक है। अगली इक्वेशन ये साथ में बैलेंस करते हैं। अब इसको ट्राई करिए, इसमें क्या करेंगे?
करा ये वाला ट्राई? चलो इसको शुरू करते हैं। तो इस इक्वेशन में पहले देखो यहाँ पे अब दो मेटल्स आ गए, एक कैल्शियम और एक सोडियम। तो किसी से भी शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले देखो यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे 3 कैल्शियम है, तो मुझे इधर भी 3 कैल्शियम चाहिए, तो इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैल्शियम 3 और कैल्शियम 3 बैलेंस हो गए। इसके बाद अगला मेटल है यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम 3 है, यहाँ पर एक ही है, तो इधर भी मुझे 3 सोडियम करना है, तो इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम 3 हो गए, और यहाँ पे भी सोडियम 3 है, बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद किस पे आते हैं हम? क्लोरीन पे आते हैं। चलो ठीक है, मेटल्स बैलेंस हो गए, अब नॉन मेटल्स पे आते हैं। तो नॉन मेटल्स में पहले हम देखते हैं क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 और 3, 2 इंटू 3 6। यहाँ पे कितना है? 3 है, तो इधर अगर मुझे 6 करना है तो मुझे इधर अब 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई? मेटल यहाँ पे सोडियम कितने हो गए? 6, तो मुझे अब इधर भी सोडियम को 6 करना पड़ेगा, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक बार वापस चेक कर लो, कैल्शियम 3 है, तो कैल्शियम यहाँ पे भी 3 है, सोडियम यहाँ पे 6 है, सोडियम यहाँ पे भी 6 हो गए, क्लोरीन यहाँ पे 2 इंटू 3 6 है, और क्लोरीन यहाँ पर भी 6 है। फॉस्फेट को देखें तो यहाँ पे 2 है फॉस्फेट, यहाँ पे भी फॉस्फेट 2 है। अब नॉन मेटल्स खत्म हो गए, अब क्या आया? ऑक्सीजन चेक करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 इंटू 2 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए। अब क्या बचा? हाइड्रोजन, वो तो है ही नहीं, हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, तो पहले मेटल्स करे कैल्शियम और सोडियम, उसके बाद जो नॉन मेटल्स थे वो करे क्लोरीन और फॉस्फेट, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन चेक कर ली, तो वो हमें ऑटोमेटिकली बैलेंस मिल गई। ठीक है, तो इस ऑर्डर से फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी इक्वेशन में, और पूरी इक्वेशन लाइन से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन करना आप ट्राई करो। टाइटेनियम क्लोराइड reacts with water to form titanium oxide and hydrochloric acid। ठीक है, इसको उसी रूल से सॉल्व करो, पहले मेटल्स फिर नॉन मेटल्स, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलो, तो देखो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, टाइटेनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करा तो टाइटेनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो इस इक्वेशन में मेटल हमारे पास है टाइटेनियम, एक ही मेटल है, तो पहले उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल टाइटेनियम है, यहाँ पे भी एक टाइटेनियम है, मेटल बैलेंस्ड है। उसके बाद नॉन मेटल पे आए क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 4 है और यहाँ पर एक ही है, तो इधर 4 क्लोरीन करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया, इधर भी क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। अब किस पे आओ? ऑक्सीजन पे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब यहाँ पे टाइटेनियम कितने हो गए? 2, तो इधर भी टाइटेनियम 2 करने पड़ेंगे। और क्लोरीन अब यहाँ कितने हो गए? 4 इंटू 2 8, तो इधर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद किस पे आओ? ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे कितने हैं? 4 है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से, तो इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, और इधर भी 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद आए हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 इंटू 4 8 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। तो एक बार लाइन से चलते जाओ, मेटल फिर नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल बैलेंस करने में मेटल डिस्टर्ब हो रहा है तो नॉन मेटल करने के बाद वापस से मेटल पे आओ, फिर मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल तो आपने बैलेंस कर ही लिया था, फिर ऑक्सीजन पे आओ और फिर हाइड्रोजन पे आओ। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी सी वैलिड लगी कि अगर इसको लाइन से अगर हम फॉलो करेंगे तो जो एनसीईआरटी में भी क्या है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको एनसीईआरटी में भी कोई पर्टिकुलर वे नहीं दिया है। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि क्या आ रही है, हाँ तो चलेगा ना, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वाली इक्वेशन आ जाएगी, दोनों चलेगा, बस बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि बैलेंस करने का असली में भी कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी। एनसीईआरटी में भी उसका तरीका दिया हिट एंड ट्रायल, मतलब तुक्का लगाना।
इक्वेशन बैलेंस हो जाए बस कैसे भी। पर ये प्रोसेस थोड़ा सा फॉलो करोगे ना तो गलतियों से बचोगे। आगे करें एक और इक्वेशन, अगली ले लेते हैं। अच्छा चलो, अब NaCl रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। इसको बैलेंस करो। देखो मेटल्स क्या है, फिर से दो आ गए, सोडियम और सिल्वर। पक्का? Na सिल्वर भी एक है, सिल्वर भी एक है, नाइट्रेट आयन एक है, यहाँ पे भी नाइट्रेट आयन एक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये पता है कहाँ की है? जो अभी बोर्ड का सैंपल पेपर आया ना केमिस्ट्री का, उसमें जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें से एक इक्वेशन है ये। और क्वेश्चन था बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी मिल सकती है ना? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर में आप डायरेक्ट यही इक्वेशन लिख दोगे ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो, वर्ड वाली बिल्कुल, इसके बाद अभी अपन वही ले लेते हैं, ये लास्ट एक कर लेते हैं। HNO3 रिएक्ट्स विथ कैल्शियम। अच्छा, CaOH होल ट्वाइस क्या होता है? आपने सिलेबस में पढ़ रखा है। कॉमन नेम क्या होता है? बहुत बढ़िया। टू फॉर्म इसको ट्राई करो सेम प्रोसेस से, मेटल नॉन मेटल करने देखो। इसमें यहाँ पे कैल्शियम एक है, मेटल में यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, मेटल बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद आए नॉन मेटल पे, तो नाइट्रोजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर नाइट्रोजन दो है। ये जो 3 है ये ऑक्सीजन के नीचे है, नाइट्रोजन के नीचे नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेटल बैलेंस था, कैल्शियम 1, यहाँ पे भी कैल्शियम 1। नॉन मेटल्स पे आए तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गए बैलेंस्ड। इसके बाद आए ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 और 2 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है इधर, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 और एक 7। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 होगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 और 2 8। तो यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन हो गई और यहाँ पर भी 8 ऑक्सीजन हो गई। उसके बाद आए हाइड्रोजन पे, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इधर देखें तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये सब मैं एनसीईआरटी आपके और सैंपल पेपर में से इक्वेशन लेके आया हूँ, तो आपको बोर्ड में इसके अलावा कोई ज्यादा टिपिकल नहीं आएगी इक्वेशन। आया यहाँ तक सबको? इसके बाद एक आप बोल रहे हो कि जो वर्ड में लिखी हुई होती है उसको अपने को इक्वेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक चीज ये है कि आपको ना वैलेंसी याद होनी चाहिए, कौन से मेटल की कितनी वैलेंसी है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो नीचे 2 कब आता है, नीचे 3 कब आता है, उसमें अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो जैसे एक इक्वेशन लेते हैं अपन, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडीन के साथ, बेरियम टू फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड।
ये केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है वर्ड्स के फॉर्म में, आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के और ब्रोमाइड Br, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस बेरियम आयोडाइड। अब यहां पे एक दिक्कत है, जो बेरियम है उसकी वैलेंसी होती है 2, आयोडीन की कितनी होती है 1, तो जिसकी बेरियम होता है आपका +2 और आयोडीन क्या होता है +1, तो जिसकी जो वैलेंसी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो बेरियम आयोडाइड जो बनेगा वो बनेगा BaI2 टू फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। अब बेरियम की फिर से होती है 2 और ब्रोमाइड की होती है 1, तो इसको लिखेंगे बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो वैलेंसी याद रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 है तो कुछ भी इधर लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर इधर वैलेंसी 2 है या फिर 3 है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो पास में लिखा हुआ है उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने जो वर्ड में दिया था उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, अब इसके बाद देख लो कि बैलेंस है कि नहीं, जो कि जनरली नहीं होता है, तो पहले हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, अब इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए पोटेशियम देख लो, यहाँ पे एक है पोटेशियम, यहाँ पे भी एक है, तो पोटेशियम तो बैलेंस है, सबसे पहले मेटल देखा वो बैलेंस्ड है, उसके बाद किस पे आए, बेरियम पे, यहाँ पे बेरियम एक है, यहाँ पे भी बेरियम एक है। नॉन मेटल्स पे आए तो ब्रोमाइड, यहाँ पे एक सिंगल ब्रोमाइड और यहाँ पे 2 ब्रोमाइड है, तो इधर भी अगर 2 ब्रोमाइड करनी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें मेरा एक और फायदा ये हुआ कि यहाँ पे आयोडीन कितने थे 2, और यहाँ पे भी आयोडीन कितने हो गए 2, हो गई इक्वेशन बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। जिंक ऑक्साइड प्लस देखो अगली क्वेश्चन आपको जो वर्ड में दी है, जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो बनती है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जिंक के लिए आ जाएगा Zn, और जो कार्बोनेट ग्रुप होता है, कार्बोनेट मतलब CO3, तो ये हो गया जिंक कार्बोनेट। इसको आपने हीट करा, हीट करने पे क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगी और बचेगा सिर्फ जिंक ऑक्साइड, तो जिंक की +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ आ जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस लिबरेट हो गई। जिंक कार्बोनेट था तो जिंक कार्बोनेट, उसको हीट करा तो जिंक ऑक्साइड बनी। अब जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक और ऑक्सीजन, जिंक की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2, +2 -2 कैंसिल, बचा 1 और 1, तो दोनों के नीचे, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक आपके सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है
कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, एक एग्जांपल के साथ बताओ। हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें, रिएक्टिविटी सीरीज पता है ना सबको, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसीलिए जिंक जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ मेटल जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, अब इसको वर्ड में लिखना है तो मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, दोनों ने रिएक्ट करा टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब MgCl, कोई भी बच्चा होगा तो वो लिख देगा MgCl। अब नीचे 2 क्यों आएगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, इसीलिए क्लोरीन के नीचे आ गया 2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 लिबरेट हो गई। अब देख लो बैलेंस्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, मेटल बैलेंस है। नॉन मेटल्स पे आए तो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 होगी, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गए। हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। इसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड में कहाँ दिक्कत आती है? तो वो नॉमेनक्लेचर में आती होगी, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस में, और एक फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं ना, देखो अब थोड़ा सा, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है, लगभग अभी 5 मिनट ही बचे हैं, फिर उसके बाद आपका बायो का सेशन लगेगा, तो इसमें जो भी कार्बन एंड कंपाउंड में मुझे लगता है कि आपको बताने वाली बात इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में अगर हम देखें सबसे पहले तो कार्बन पे पूरा एक आपका चैप्टर बना हुआ है, 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी आप हायर क्लासेस में आओगे तो कार्बन पे पूरी एक केमिस्ट्री बनी हुई है ना, जिनको पता होगा, जिनके बड़े भाई होंगे PCM जिनका है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो पूरी कार्बन के ऊपर ही बनी है। तो कार्बन इतना स्पेशल कंपाउंड हुआ क्यों? तो पहली बात तो कार्बन जो होता है वो क्या होता है? टेट्रावैलेंट। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, उसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, और ये है कि कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ना किसी को देता है ना किसी से ले सकता है, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि जो कार्बन का एटम होता है उसके न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन्स और उसके टोटल कितना है उसका होता है एटॉमिक नंबर 12, और उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। और क्योंकि कार्बन एटम का साइज इतना छोटा होता है कि जो प्रोटॉन्स है 6 वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजली बाउंड अपने पास रखते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड में वो ना तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स 4 है ऑर्बिट में, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले भी नहीं सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए कार्बन जो भी एलिमेंट्स फॉर्म करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग बॉन्ड के साथ फॉर्म करता है, जो शेयरिंग करता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी कार्बन की जो स्पेशल है। दूसरी प्रॉपर्टी कोई और बताएगा? कार्बन आइसोमेरिज्म और कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन, कार्बन के साथ कितनी भी लंबी चेन बना देता है, और फिर इधर हाइड्रोजन लग जाते हैं ना, तो वो अल्केन अल्काइन वाला सीन हो जाता है। तो एक तो कैटिनेशन होता है कि कार्बन अपनी ही लंबी लंबी चेन बना लेता है, एक पॉलीमराइजेशन हो गया, है ना, मोनोमर्स है, मतलब कार्बन की कोई एक इतने से कंपाउंड है, तो ये इतना कंपाउंड और ये इतना कंपाउंड, ये मोनोमर्स मिल मिलके पॉलीमर्स लंबी लंबी चेन बना लेते हैं, है ना। एक बर्कमिंस्टर फुलेरिन आपने पढ़ा होगा ना, वो हेक्सागोनल शेप का होता है कार्बन का बना हुआ, जिसमें मोर देन 60 कार्बन होते हैं। तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी हर चीज, हर ऑर्गेनिक चीज में कार्बन है, जो आपका पेट्रोल हो गया, मोमबत्ती हो गई, खाना पीने की चीज हो गई, सब में फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, सब में कार्बन है। तो कार्बन क्योंकि सबके साथ बॉन्ड बना लेता है, 4 वैलेंसी है, किसी के भी साथ बॉन्ड बना लेगा, इसलिए कार्बन इतना स्पेशल है। इसके बाद आगे हम आते हैं, तो एक आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर में आता है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस।
अल्केन्स क्या होते हैं? सिंगल, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है। अल्कीन्स क्या है? एक कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्कीन्स में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये होते हैं अल्काइंस। ठीक है, और फिर उसके बाद इनके आपको वो पता होंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, हेक्स और फिर ऐसे 10 तक आपको होगा। ठीक है, और अगर एक आध कंपाउंड की बात करें तो जैसे अगर मैंने बोला इथीन, इथीन मतलब इथीन, तो इथ मतलब दो, मतलब कितने कार्बन होंगे? दो। और ई एन ई है मतलब उनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे? दो बॉन्ड। तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी थी, जिसमें से कि 2 के साथ इसने बॉन्ड बना लिए, तो कितनी बची? 2। तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। सेम ये कार्बन 4 थी, 2 इधर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्कीन्स। अब एक हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब जैसे ये कंपाउंड है इथीन, तो ये अलग अलग जितने भी तरीके से फॉर्म कर सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर पर केमिकल फॉर्मूला सेम। जैसे अभी हमने इथीन का एग्जांपल लिया था, तो इथीन का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? C2H4। अच्छा ठीक है, और अल्केन के जनरल फॉर्मूले का आपको पता है, अल्केन CnH2n+2, अल्कीन्स के लिए Cn और अल्काइंस के लिए CnH2n-2। ठीक है, तो जैसे अगर हम इथीन की बात करें तो C2H4, इसका जो एक कॉमन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो ये है कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड हो गए, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, इसका भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का हो गया। तो ये तो इथीन का सिर्फ एक आइसोमर है, ऐसे कितने ही बन सकते हैं। ये कार्बन यहाँ से उठ के इधर नीचे आ सकता है, एक हाइड्रोजन इधर आ सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर आ सकता है, इसका एक हाइड्रोजन इधर और इसका एक हाइड्रोजन इधर। तो ये पूरा एक कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज इससे पूरी अलग होगी। तो और ऐसे ही कितने सारे होते हैं, ब्यूट, पेंट, 10 तक जाते हैं लगभग। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो कार्बन फॉर्म करता है, इसीलिए कार्बन इतना स्पेशल है। एक तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और एक बात करें अपन फंक्शन ग्रुप्स की, तो आपको फंक्शन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले अल्कोहल, OH ग्रुप जिसमें होता है, एक अल्डिहाइड CHO, और एक कीटोन, कीटोन कौन सा होता है? CO। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इनके प्रीफिक्स लगते हैं, किसके प्रीफिक्स लगते हैं, किसके सफिक्स लगते हैं पता है? जैसे अल्कोहल है तो उसमें क्या लगेगा? नहीं, OH नाम में, OL। प्रीफिक्स की सफिक्स? प्रीफिक्स। जो भी आप कंपाउंड बनाओगे उसके साथ क्या लगेगा? OL प्रीफिक्स लगेगा। अल्डिहाइड में क्या लगता है प्रीफिक्स? AL। और कीटोन में क्या लगता है? ON। और कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC एसिड। ठीक है, एक आध इससे कंपाउंड देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास क्या है? इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6। अब इसमें आपने एक अल्कोहल को ऐड कर दिया, तो पहले तो इथीन का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? CH और H, और इस कार्बन में भी एक तो इधर बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, और बाकी 3 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे। अब हमको क्या बनाना? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन हटके क्या आ गया? OH ग्रुप। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH, और ये हो गया आपका इथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं OH हटा के CHO लगा दूं, ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड के साथ होता है कार्बन के, और एक हो गया हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है देखो, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ हो गई, एक हाइड्रोजन और एक ये कार्बन, तो ये आपका क्या बन गया? प्रोपेनल। प्रोप क्यों? क्योंकि अब 3 कार्बन हो गए। ठीक है, ऐसे ही आगे लगाते जाएंगे तो कंपाउंड अलग अलग बनते जाएंगे। ठीक है, और किसी को डाउट? टाइम